बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 58, चैप्टर नंबर 16, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड डिग्री कर्व, हाउ टू एस्टिमेट सेकंड डिग्री कर्व फॉर द डाटा। सेकंड डिग्री कर्व को हम लोग पैराबोलिक कर्व भी कहते हैं, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला और सेकंड डिग्री कर्व इज़ y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर। ये जो है ये इक्वेशन है आपकी, सेकंड डिग्री कर्व इक्वेशन इसे कहते हैं। अगर आप लोग इसको कंपेयर करें लीस्ट टू स्क्वायर लाइन के साथ तो यहाँ तक जो है लीस्ट टू स्क्वायर लाइन की इक्वेशन बनती है, और जब ये क्वाड्रेटिक टर्म यानी एक्स स्क्वायर इसमें एंटर हो जाती है तो ये इक्वेशन जो है वो सेकंड डिग्री कर्व बन जाती है। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है कि लीस्ट टू स्क्वायर लाइन की नॉर्मल इक्वेशंस आप लोगों ने पढ़ी हैं। वहाँ पर आप लोगों ने लीस्ट टू स्क्वायर लाइन की दो जो है नॉर्मल इक्वेशन पढ़ी हैं। यहाँ पे आप जो नॉर्मल इक्वेशन पढ़ोगे लीस्ट टू स्क्वायर पैराबोला की, वो 3 नॉर्मल इक्वेशंस हैं, ठीक है। ये आपके पास 3 नॉर्मल इक्वेशन आ जाती है। वो इसलिए क्योंकि लीस्ट स्क्वायर लाइन के लिए आपके पास 2 अननोन पैरामीटर्स होते हैं a और b, और उनको एस्टिमेट करने के लिए आपको 2 इक्वेशंस चाहिए होती हैं। जबकि यहाँ पे आपके पास 3 अननोन पैरामीटर्स हैं और उनके एस्टिमेट क्या है a, b एंड c, और इनको एस्टिमेट करने के लिए आपको 3 नॉर्मल इक्वेशन की ज़रूरत होगी, जो कि ये है। इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं। और दूसरा ट्रिक इसमें ये है कि आप सिंपली फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन आपके पास कैसे आएगी, आप समीशन इस पे अप्लाई करें। समीशन y इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समीशन x प्लस सी समीशन एक्स स्क्वायर। अच्छा, उसके आफ्टर दैट सेकंड नॉर्मल इक्वेशन आपके पास कैसे आएगी, आप फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें x के साथ तो आपकी सेकंड नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी। अगेन आप सेकंड नॉर्मल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें x के साथ तो आपकी थर्ड नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है इसको याद करने के लिए। उसके बाद आपने a और b और c के आंसर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो वो फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि आप इन तीनों नॉर्मल इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली जो है वो सॉल्व कर लें, ठीक है। सॉल्व करने के लिए आप इसमें ये सारी वैल्यूज़ एस्टिमेट करेंगे, मतलब समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स क्यूब, समीशन x4। ये फाइंड आउट करने के बाद आप इनमें इनके आंसर सब्स्टिट्यूट करेंगे और इन्हें सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें एक तरीका ये है कि जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि अगर आप जो है ओरिजिन जो है वो टाइम सीरीज़ डाटा के लिए सेंटर में लेते हैं तो उससे एक तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाती है। क्यों इजी हो जाती है? क्योंकि सेंटर में ओरिजिन लेने की वजह से आपकी x की वैल्यूज़ जो होती हैं हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव होती हैं, जिसकी वजह से समीशन x एंड समीशन x क्यूब जो होता है वो उसका आंसर जो होता है वो 0 होता है। जब डायरेक्टली इसके आंसर ज़ीरो आएंगे तो नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करना इजी हो जाता है, और आपकी कैलकुलेशन इजी होने की वजह से आप a, b और c जो है वो ईजीली जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। अब इन नॉर्मल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग इसको देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। Here we have example 16.8. Fit a second degree curve to the following data taking the years 1900 as origin. ठीक है, they tells us कि आपने 1900 को जो है वो origin year लेना है। Compute the trend values and compute them with the actual values. Also estimate the population in 1960. 1960 के लिए भी आपने population जो है वो estimate करनी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 1960 यहाँ पे आपका ईयर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसके लिए आपने इसकी पॉपुलेशन एस्टिमेट करनी है। आफ्टर डैट बी, सी और डी और ई पार्ट भी हैं जो कि आपने सॉल्व करने हैं इस एग्जांपल के लिए। फाइंड द रिजल्ट्स ऑफ 3 कांस्टेंट बाय यूजिंग द डायरेक्ट रिलेशन, यानी ए, बी और सी की आपने वैल्यूज़ एस्टिमेट करनी है। उसके आफ्टर दैट आपने क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ रेजिडुअल्स इज़ इक्वल टू 0। ये आपने देखना है कि सम ऑफ रेजिडुअल्स इक्वल टू 0 आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इफ़ नॉट स्टेट द रीज़न, आपने अगर नहीं आ रहे तो आपने रीज़न बतानी है। कंप्यूट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स बाय यूजिंग विद एंड विदाउट ट्रेंड वैल्यूज़, यानी ट्रेंड वैल्यूज़ की हेल्प से भी आपने सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं, और विदाउट जो है ट्रेंड वैल्यूज़ से भी आपने बाय यूजिंग डायरेक्ट फार्मूला या ए, बी, सी यूज़ करते हुए भी आपने फाइंड आउट करने हैं।
उसके बाद अगर इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंस क्यों आ रहा है वो आपने बताना है, ठीक है। सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन में है आपके पास द इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री कर्व इज़, ये इक्वेशन है सेकंड डिग्री कर्व की या पैराबोलिक कर्व की, ये इक्वेशन है जैसे कि हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। एंड इट्स नॉर्मल इक्वेशंस आर, ये इसकी 3 नॉर्मल इक्वेशंस हैं। एज हियर वी हैव नंबर ऑफ ईयर ऑड, ठीक है, n इज इक्वल टू 11 है। सो देयरफॉर टेक ओरिजिन x इज इक्वल टू 0 कॉरस्पॉन्डिंग टू द ईयर 1900, ये ऑलरेडी आपको बताया गया है। सो अगर सेंटर में आपका 0 आएगा तो उससे अबव जो होंगी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी, क्योंकि 11 वैल्यूज़ हैं तो ऊपर जो होंगी वो माइनस में सारी वैल्यूज़ होंगी, -1, -2, -3, -4 एंड -5, और उससे जो नीचे वाली वैल्यूज़ होंगी वो सारी पॉजिटिव साइन के साथ 1 to लेके 1 to 5 तक आपकी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। द यूनिट ऑफ एक्स इज़ 10 ईयर, द यूनिट ऑफ एक्स इज़ 10 ईयर, ठीक है। सो और क्योंकि ये सेंटर में आपने ओरिजिन लिया तो समीशन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये जब आप दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, समीशन एक्स यहाँ से आपका समीशन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपका समीशन एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा और समीशन एक्स क्यूब भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये 0 है। सिमिलरली हेयर आपका समीशन एक्स क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस सेकेंड इक्वेशन से डायरेक्टली आपकी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, बी की। यहाँ से क्योंकि समीशन एक्स स्क्वायर उधर जाके हम लोग डिवाइड कर देंगे तो बी का आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जब आपके पास बी का आंसर आ जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। सो दैट्स वाई यू गेट द आंसर ऑफ वन ऑफ देम, ए और सी। आप ए और सी में से कोई एक आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आपने फर्स्ट और थर्ड नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक एक कोएफिशिएंट इक्वल करके आपने उस एक कोएफिशिएंट को कैंसिल आउट करके सेकंड कोएफिशिएंट का आंसर फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट वो जो आंसर होगा वो आप किसी फर्स्ट या थर्ड में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप दूसरे वाले जो पैरामीटर है उसकी वैल्यूज़ एस्टीमेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें आप कैलकुलेशन में कैसे करेंगे। कैलकुलेशन में आप उसी तरह वर्टिकली ईयर्स अरेंज कर देंगे, वाई वैल्यूज़ जो आपको एक्चुअल डाटा गिवन है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स जो लिया हुआ है, एक्स यहाँ पे क्योंकि 1900 जो है वो ओरिजिन है 0, तो बेसिकली हम लोगों ने एक्स कैसे फाइंड आउट किया है, 1900 में से हर एक वैल्यू को माइनस सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, ठीक है। जब आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो -10 आंसर आ गया, फिर आपने अगेन यहाँ से सब्ट्रैक्शन की तो -20 आंसर आ गया। अगेन आप इसी तरह से बाकी सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो -30, -40 आंसर आ जाएगा और देन -50 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपने नीचे वाले पोर्शन के लिए भी ऐसे करना है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 आ जाएगा आंसर, अगेन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 आंसर, 30 आंसर एंड 40 आंसर एंड देन 50 आंसर, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यूनिट हम लोग 10 ईयर ले रहे हैं तो आप यहाँ से देखें भी तो 10 का डिफरेंस आ रहा है, 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपकी एक्स का कॉलम जनरेट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, उसके बाद एक्स क्यूब फाइंड आउट करना है, देन x4 फाइंड आउट करना है। ये क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि इन सब के आंसर जो हैं वो आपने अपनी नॉर्मल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने हैं। उसके बाद इन कॉलम्स का समीशन लेंगे। यहाँ पे देखें समीशन x 0 आ रहा है, समीशन x क्यूब भी 0 आ रहा है, जबकि एक्स स्क्वायर और x4 के कॉलम का टोटल जो है वो 0 नहीं आ रहा, उनकी कोई वैल्यूज़ आ रही हैं। और उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है x इंटू वाई, उसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये कॉलम वाई कैप का कॉलम यहाँ पे उन्होंने इसी के साथ बना दिया है, लेकिन ये जबकि एंड पे होना चाहिए था, ठीक है। ये मैं आपको बता दूंगी कि ये वैल्यूज़ कैसे एस्टीमेट करनी है, ठीक है। ये जो आपकी आफ्टर एस्टिमेशन जो आपकी वाई इक्वेशन आएगी इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, वो वाली इक्वेशन में आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, सारी कैलकुलेशन के बाद सारे आंसर जो हैं आपने अपनी नॉर्मल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देने। यहाँ पे देखें समीशन वाई का ये आंसर है इज इक्वल टू NA 11A प्लस बी वाला जो टर्म है वो 0 इसलिए हो गई है क्योंकि उसके साथ समीशन x आ रहा है तो वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। उसके बाद C समीशन x स्क्वायर,
उसके बाद सेकंड नॉर्मल इक्वेशन समीशन एक्स वाई का आंसर इज इक्वल्स टू समीशन एक्स स्क्वायर बी। यहाँ से आपका b जो है वो डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपका b का आंसर डायरेक्टली आ जाएगा जो कि आ रहा है 13.0, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाली नॉर्मल इक्वेशन समीशन एक्स स्क्वायर वाई का आंसर इक्वल्स टू समीशन एक्स स्क्वायर ए एंड समीशन एक्स फॉर सी, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब जी ये इक्वेशन है 1 और इक्वेशन 2 से डायरेक्टली आपका b का आंसर आ जाएगा और इक्वेशन 3। अच्छा, अब इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपली आप इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ और इसे माइनस कर दें इक्वेशन 3 के साथ। जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a कोएफिशिएंट क्योंकि इक्वल हो जाएगा, तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। a कैंसिल आउट हो जाएगा तो आप c को ऐड कर देंगे, c के दोनों कोएफिशिएंट्स को ऐड कर देंगे और जो लेफ़्ट साइड पे नंबर्स लिखे हुए हैं इन्हें भी ऐड कर देंगे, तो यहाँ से आपका डायरेक्टली c का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका डायरेक्टली c का आंसर आ जाएगा और c की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो वहाँ से आपका a का आंसर आ जाएगा, ठीक है। दस द इक्वेशन ऑफ द फिटेड पैराबोला इज़, सो आपने y कैप जो है ये आपके पास y कैप आ गई, यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, b की कर दी एंड देन c की कर दी, ठीक है। विद ओरिजिन एट 1900 एंड यूनिट ऑफ x इज इक्वल टू 10 ईयर, ठीक है। अब वो जो लास्ट कॉलम वहाँ पे जनरेट हुआ है y कैप का, वो बेसिकली आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ऑफ x एंड x स्क्वायर वैल्यू आपके पास अगर इसमें फर्स्ट x और फिर x स्क्वायर उसमें सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो आपके पास y कैप की सारे आंसर्स आते जाएंगे, जो कि अभी प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आप लोगों को दिखाया। अच्छा, उसके बाद इसका पार्ट है ये अल्टरनेटिवली इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, कि इन अदर वर्ड्स हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये y आपको पता है कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। अच्छा, जब आपके पास x समीशन x और समीशन x क्यूब 0 होते हैं तो a का फार्मूला ये है, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन है, इसमें उन्होंने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया और a का आंसर आ गया, ठीक है। और b का फार्मूला ये है व्हेन x समीशन x एंड समीशन x क्यूब इज इक्वल टू 0 ओनली देन दीज फार्मूलाज कैन एग्जिस्ट, ठीक है। अगर आपके समीशन x और समीशन x क्यूब 0 होंगे तभी ये फार्मूलाज आप लोग यूज़ कर सकोगे। b का फार्मूला ये है, इसमें सब्स्टिट्यूशंस किया और ये डायरेक्ट आंसर आ गया। उसके बाद c का फार्मूला यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आपने सारे आंसर इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो c का आपका डायरेक्टली आंसर ये आ गया। आफ्टर दैट जो है y कैप आपकी आ जाएगी इस फॉर्म में, आप उसमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपकी y कैप यानी एस्टिमेटेड लाइन आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप वो फार्मूला ये फार्मूलाज यूज़ करते हैं या आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप ये फार्मूलाज यूज़ करना चाहते हैं तो ये आप दोनों मेथड में से जो आपको इजी मेथड लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आफ्टर दैट जो है यहाँ पे देखें y उसी तरह से लिखी हुई हैं y ओरिजिनल वैल्यूज़, उसके बाद y कैप लिखी कैसे है, y कैप की इक्वेशन यूज़ करते हुए यहाँ पे x और x स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए ये आपके पास y कैप की सारी वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग नोट करें तो समीशन y कैप इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू समीशन y, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, y माइनस वाई कैप फाइंड आउट करना है, दिस इज़ e, y माइनस वाई कैप इज़ इक्वल्स टू e यानी एरर। आपने y में से y कैप माइनस करना है तो ये आपका कॉलम जनरेट हो गया और इसको जब आपने सम अप किया तो इसका आंसर आ रहा है 0.2, जबकि सम ऑफ एरर शुड इक्वल्स टू 0। अच्छा, वाई इट इज़ नॉट 0 हेयर, इट मे बी ड्यू टू राउंडिंग एरर, ठीक है। मतलब आपने, क्योंकि आपको पता है कि ये जो y कैप की सारी वैल्यूज़ हैं ये आपके पास आफ्टर एस्टिमेशन आई हैं, आपने मल्टीप्लाई किया है, ऐड किया है और उसके बाद आपके पास y कैप की वैल्यूज़ आई हैं। तो मल्टीप्लाई करते हुए आप समटाइम हम लोग राउंड इसे करते हैं, ठीक है। तो राउंड करते हुए इनकी वैल्यू समटाइम हम ओवर राउंड कर देते हैं या लेस राउंड कर देते हैं, इस वजह से इसका आंसर जो है वो 0 नहीं आया। यहाँ पे इसकी रीज़न जो है वो भी लिखी हुई है, थ्योरेटिकली इट शुड बी इक्वल्स टू 0, द स्मॉल डिफरेंसेस इज ड्यू टू राउंडिंग ऑफ दी 3 अननोन कांस्टेंट a b and c।
यानी ये स्मॉल डिफरेंस जो आ रहा है दिस इज ड्यू टू राउंडिंग ऑफ एरर, ठीक है, जो हमने राउंड करते हुए हमने एस्टिमेशन करते हुए राउंडिंग की है उसकी वजह से ये ज़ीरो नहीं आया। उसके बाद आपने y माइनस वाई कैप का स्क्वायर कर लेना है, यानी दिस इज ई स्क्वायर, ठीक है, ई स्क्वायर आपके पास आपने इन्हीं वैल्यूज़ को स्क्वायर कर देना है, उसके बाद इस पूरे कॉलम को ऐड कर देना है। बेसिकली ये जो आपके पास आंसर आया है दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स। अच्छा, ये जो आपने रेसिडुअल्स फाइंड आउट किए हैं ये बाय यूजिंग ट्रेंड वैल्यूज़, क्योंकि आपने y में से y कैप माइनस किया और उसके बाद उन वैल्यूज़ को स्क्वायर कर दिया। अच्छा, ये आपने बाय यूजिंग ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड आउट किए हैं। अब विदाउट ट्रेंड के लिए आपको चाहिए y स्क्वायर, y ओरिजिनल y वैल्यूज़ को आप स्क्वायर कर लेंगे और उसके बाद उसको ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर आपने डायरेक्ट विदाउट ट्रेंड वैल्यूज़ और बाय यूजिंग फार्मूलाज आपने समीशन y माइनस वाई कैप स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करना है, तो आपने ये वाला फार्मूला जो है ये वाला यूज़ करना है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, समीशन y स्क्वायर माइनस सी समीशन y माइनस बी समीशन एक्स वाई माइनस सी समीशन एक्स स्क्वायर एंड y। यहाँ पे आपका a आएगा, ठीक है, ये a है, ये c नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप सारे आंसर जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a का आंसर, समीशन y का आंसर, माइनस b का आंसर, समीशन एक्स वाई का आंसर, माइनस c का आंसर और समीशन एक्स स्क्वायर और y का आंसर। अच्छा, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है, आफ्टर सोल्यूशन आपका आंसर आ रहा है 35.54, ठीक है, ये आ रहा है। जबकि एक्चुअली बाय यूजिंग ट्रेंड वैल्यूज़ जो थी वो आपका आंसर आ रहा था 40.60, ये डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने राउंडिंग यूज़ की है, और राउंडिंग यूज़ करते हुए डायरेक्ट फार्मूला से और ट्रेंड बाय यूजिंग ट्रेंड वैल्यू से डिफरेंस आ रहा है। और अगर आपको अगर आप अपना रिकॉल करें प्रीवियस लेक्चर्स जो आपने लीस्ट स्क्वायर ट्रेंड लाइन जो फाइंड आउट की थी स्ट्रेट लाइन, उसमें भी अगर आप लोग याद करें तो यही उसमें भी डिफरेंस आ रहा था बाय यूजिंग ट्रेंड वैल्यूज़ के साथ और बाय यूजिंग एक्चुअल फार्मूलाज जब आपने अप्लाई किया था तो दोनों में डिफरेंस आ रहा था। दिस डिफरेंस एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ राउंडिंग एरर, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट पार्ट ये है कि उन्होंने कहा था कि आपने 1960 पे आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1960 पे अगर आप लोग x को मज़ीद एक्सटेंड करें तो आपका आंसर आता है 6, ठीक है। 6 आपने जब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे 6 y इज इक्वल टू a प्लस बी, x की जगह 6 माइनस प्लस c और x स्क्वायर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 169.02। ये आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है एट x इज इक्वल फॉर 1960, यानी 1960 के लिए आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू बन रही है। होमवर्क में ये 2 क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज के यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये आप लोगों ने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ये रिलेटेड टू दिस टॉपिक है।